नमस्कार। आज मैं फिर आपके सामने अपराध की एक और घटना लेकर आया हूं। आज की अपराध की यह घटना एक बार फिर से लखनऊ की है। लखनऊ में शहर से सटा हुआ एक थाना है, मोहनलालगंज। पहले कभी इसी थाना क्षेत्र के अंतर्गत पीजीआई भी आता था और पीजीआई में भीड़ को और बाकी चीज़ों को मैनेज करने के लिए चौकी हुआ करती थी, चौकी पीजीआई। अब उसको अपग्रेड करके थाना पीजीआई कर दिया गया। कहने का आशय ये कि ये ऐसा नहीं है कि किसी देहात का थाना है, ये बिल्कुल शहर से सटा हुआ डेवलप्ड इलाका है। 21 सितंबर 2002 को थाने के प्रभारी यानी इंस्पेक्टर मोहनलालगंज श्री चित्तरंजन सिंह चौहान ये अपने थाने पर बैठे हुए थे। रात के 11 बजे कोई 8-10 लोग कस्बे से भागते हुए थाने के भीतर आए। चित्तरंजन सिंह ने पूछा, क्या बात है, क्यों बदहवास से भागे हुए आ रहे हो? उन्होंने कहा कि साहब, कस्बे में ही बीनू मिश्रा हमारे यहाँ का एक व्यवसायी है, उसकी माँ और उसकी सगी भांजी का कत्ल हो गया है। दोनों की लाश अपनी अपनी चारपाई पर पड़ी हुई है। ऐसा लगता है कि बिल्कुल तुरंत ही उनका कत्ल किया गया है। बताने वालों ने यह भी बताया कि साहब, बच्ची की उम्र सिर्फ 7 साल है और बुजुर्ग की उम्र लगभग 55 साल है। सूचना गंभीर थी। इंस्पेक्टर ने अपने ऑफिस में पूछा कि गाड़ी कहाँ है। पता लगा गाड़ी किसी अभियुक्त को लेने के लिए पास के किसी गांव में गई है। इंस्पेक्टर ने कहा, अगर गाड़ी का इंतजार करेंगे तो देर होगी, कस्बे का मामला है, पैदल ही चलते हैं। इंस्पेक्टर, थाने का पुलिस बल, कस्बे से जो लोग आए हुए थे वो पैदल ही गांव की तरफ चल दिए, कस्बे की तरफ चल दिए। मौके पर देखा को बीनू मिश्रा की माताजी गंगा देवी, जिनकी उम्र लगभग 55 साल थी, और दूसरी चारपाई पर साधना, जिसकी उम्र 7 साल थी, जो बीनू की सगी भांजी थी। इन दोनों के सिर और धड़ के बीच के पोर्शन में, गर्दन में, किसी धारदार हथियार से एक ही वार में, दोनों में एक हिट थे, एक ही एक वार था, एक ही वार में गर्दन का इतना हिस्सा कट गया कि दोनों की जान चली गई। बहुत बड़ी मात्रा में ताजा खून दोनों की खाट से रिसने के बाद जमीन पर पड़ा हुआ था। पूरा कस्बा इकट्ठा हो गया, क्योंकि बीनू मिश्रा एक तो उभरता हुआ व्यवसायी था, दूसरे बहुत ही सोशल था। उसका बहुत अच्छा नाम था और उसकी आम शोहरत बहुत अच्छी थी। बीनू मिश्रा की मोहनलालगंज से गोसाईगंज जाने वाली रोड पर इलेक्ट्रॉनिक्स की एक दुकान है। उस समय इलेक्ट्रॉनिक्स के आइटम्स मिलने शुरू हुए थे और बड़ी बड़ी कंपनियों ने अपने डीलर्स नियुक्त करके जगह जगह शोरूम बनाए थे। इसी तरह का ये एक शोरूम इलेक्ट्रॉनिक्स का गोसाईगंज रोड पर बीनू मिश्रा का था। शाम को 8 बजे तक वो दुकान पर ही था, अपने शोरूम पर। 8 बजे के बाद यही इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स जिन जिन की फ्रेंचाइजी उसके पास थी, उनमें से किसी एक ने लखनऊ जनपद में, लखनऊ शहर में कोई फंक्शन रखा था। सभी डीलर्स वहां बुलाए गए थे और बीनू मिश्रा भी बुलाया गया था। 8 बजे वो अपने पिता इंद्र गोपाल को उसने बताया कि मैं इसी कंपनी के फंक्शन में लखनऊ जा रहा हूं, आप तब तक दुकान पर बैठिए। दुकान के 2 जो हेल्पर हैं, जो नौकर हैं, राजू और रामू, वो सामान दिखाने में या उसके पैसे के मोल भाव में आपकी मदद कर देंगे। आप बस सब चीज़ें देखते रहिए और अगर कोई खरीदारी करता है तो वो पैसा सेफ जगह पर रख दीजिएगा।
रात 10 बजे जब मार्केट के बंद होने का टाइम था, तब तक बीनू मिश्रा वापस नहीं आया था। तो इंद्रपाल ने अपने दोनों नौकरों की मदद से दुकान बंद कर दी। बंद करके वो अपने घर पहुंच गए। घर के बाहर से ही उसने पहले अपनी पत्नी को आवाज लगाई, कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला। 3-4 बार आवाज के बाद कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला। फिर उसने अपनी नतिनी 7 साल की साधना, उसको आवाज लगाई, तब भी कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला। थोड़ा सा इरिटेशन में, या कह लें थोड़े से गुस्से में, वो कमरे के भीतर चले गए। उन्होंने पत्नी को उठाने की कोशिश की, तभी उनके हाथ में बिल्कुल ताजा खून आ गया। देखते ही वो चिल्ला बैठे, वापस बाहर की तरफ भागे और पूरे मोहल्ले में चिल्लाकर ये बताया कि उनके घर में दोनों की हत्या हो चुकी है। पूरा मोहल्ला इकट्ठा हो गया। साधना, जिसकी उम्र 7 साल थी, वो इंद्रगोपाल के बड़े बेटे की लड़की थी, बड़ी बेटी की लड़की थी। ये उसकी पहली औलाद थी और जैसे ही इसकी पैदाइश हुई उसी समय उसकी मां की मृत्यु हो गई। लड़की के ससुराल वालों ने इसको अपने यहां रखने से ये कह के मना कर दिया कि ये डाइन है और पैदा होते ही मां को खा गई है। इसलिए बहुत कम दिनों में, 10 या 15 दिनों की रही होगी, तभी इसके नाना नानी यानी इंद्रगोपाल और गंगा देवी उसे अपने यहां ले आए और तब से उसका लालन पालन अपने ननिहाल में ही होता रहा। वो अपने नाना नानी और मामा इन सब की बहुत लाडली थी। जब बुलाने पर साधना भी नहीं बोली थी और उनको ये एहसास हो गया कि गंगा देवी के गर्दन से खून निकल रहा है, तब इंद्रगोपाल ने उसकी तरफ भी जाकर देखा था। उसका भी इसी तरह गर्दन उसकी कटी हुई, ढेर सारा खून बिस्तर पर और नीचे बिखरा हुआ। इतना सब देखकर कस्बे वालों ने थाने पर दौड़ लगाई। तुरंत थाने पहुंच गए और फिर इंस्पेक्टर को लेकर पैदल ही मौके पर आ गए। पुलिस ने आसपास के लोगों से पूछताछ भी शुरू कर दी कि कोई नोन रंजिश, कोई नोन विवाद, प्रॉपर्टी का कोई विवाद, किसी से किसी तरह की मुकदमेबाजी, लेकिन किसी ने कुछ नहीं बताया। बताया गया किसी के पास इस तरह की कोई जानकारी नहीं थी। सबका यही कहना था कि बीनू मिश्रा का किसी से कोई विवाद नहीं है, जमीन जायदाद का भी या और तरीके का भी कोई विवाद नहीं है। पुलिस बीनू मिश्रा का इंतजार कर रही थी कि वही बताएगा कि क्या रंजिश हो सकती है। दूसरा, पुलिस के दिमाग में एक शंका आ गई थी कि चूंकि बहुत यंग है, अच्छी शोहरत कम समय में इसने पैदा कर ली है, पैसा भी आ गया है, ऐसा तो नहीं कोई प्रेम प्रसंग हो जिसमें उसकी मां और उसकी भांजी की हत्या हुई हो। लेकिन भीड़ को देखते हुए पुलिस ने यह तय किया कि जितनी जल्दी हो सके लाश को यहां से हटाना आवश्यक है, वरना भीड़ इकट्ठा होगी और फिर लाश को लेके तमाशे हो सकते हैं। लोगों की सहानुभूति उस 7 साल की बच्ची से ज्यादा थी। एक तो वो ननिहाल में रहती थी, दूसरे लोगों से बहुत, लोगों के यहाँ चले जाना, हिलना मिलना, ये आस पड़ोस में उसका बहुत ज्यादा था। और लोग वहां पर डिमांड भी करने लगे कि हत्यारों को तुरंत गिरफ्तार किया जाए, वरना हम धरना देंगे, हम प्रदर्शन करेंगे, हम दुनिया भर की बातें जो होती हैं भीड़ में, जो क्राउड की मेंटेलिटी होती है, वो भीड़ ऐसा करने लगी। सीओ मोहनलालगंज भी मौके पर मौजूद थे। उन्होंने कहा कि बीनू मिश्रा से हम लोग फिर बात कर लेंगे, लेकिन जल्दी करिए, लाश का पंचनामा करके सील करके इसे पोस्टमार्टम के लिए केजीएमसी भिजवा दीजिए।
लाश का बहुत देर तक यहाँ रहना कानून व्यवस्था के लिए दिक्कत पैदा कर सकता है। जल्दी जल्दी में दोनों शवों को पंचनामा करके सील करने की कार्रवाई हो रही थी। इसी बीच बीनू मिश्रा भी लखनऊ से आ गया। कस्बे के भीतर घुसते ही उसे कुछ लोगों ने इस अनहोनी के बारे में बता दिया। वो भी नेचुरल सी बात है, अपनी माँ और अपनी भांजी की बॉडी को देखकर विचलित होने लगा। इंस्पेक्टर चितरंजन सिंह चौहान ने उसको समझाया, ढाढ़स बंधाया, और इंस्पेक्टर का तो एक ही मोटिव इस समय था कि किसी तरह बॉडी यहाँ से हटा ली जाए। इंस्पेक्टर ने अपनी तरह से बीनू मिश्रा से बात की कि देखो, हम इस बॉडी को अब KGMC ले जा रहे हैं। तुम्हारे परिवार में बहुत से लोगों से और जो लोग इकट्ठा थे उनसे बातचीत हुई है। हम लोग तुमसे भी बात करना चाहते हैं कि आखिर क्या वजह हो सकती है, लेकिन इस भीड़ में बात कैसे हो पाएगी। तुम भी मेरे साथ चलो, 12-15 किलोमीटर यहाँ से वहाँ तक पहुँचेंगे। बॉडी को PM हाउस में, पोस्टमार्टम हाउस में रिसीव कराएंगे। इस बीच में थोड़ा समय मिल जाएगा और वहाँ भीड़ भी नहीं होगी, हम लोग कुछ बात कर लेंगे। बीनू मिश्रा राजी हो गया। बीनू इंस्पेक्टर मोहनलालगंज की गाड़ी में बैठ गया और एक टेम्पो में दोनों लाशें जो सील बंद कर दी गई थीं उनको रख के KGMC के लिए रवाना कर दिया। इंस्पेक्टर रास्ते में बीनू मिश्रा से पूछता रहा कि तुम्हारी कोई रंजिश, किसी प्रॉपर्टी का विवाद, किसी से कोई मुकदमेबाजी या मार्केट में कोई प्रोफेशनल राइवलरी तो नहीं है। बीनू ने हर प्रश्न का नेगेटिव में यानी नकारात्मक जवाब दिया कि मेरे जानने में या मेरी जानकारी में इस तरह का कोई विवाद हमसे या किसी और से हमारा नहीं है। अंत में इंस्पेक्टर ने पूछा कि किसी महिला से कोई प्रेम प्रसंग, किसी महिला से कोई साथ, या किसी महिला ने कभी तुम्हारे ऊपर आरोप लगाया हो जिसको मोहल्ले टोले वाले जानते हों? ऐसा तो कुछ नहीं है। उसके लिए भी बीनू मिश्रा ने मना कर दिया कि ऐसा बिल्कुल नहीं है, किसी से मेरा कोई इस तरह का प्रेम प्रसंग नहीं है जिसमें हमारी माँ और हमारी भांजी की हत्या हो जाए। आगे की पूछताछ के लिए इंस्पेक्टर ने उससे कहा कि ठीक है, रात का समय है, अभी पोस्टमार्टम नहीं होगा, पोस्टमार्टम तो कल ही होगा। 11 बजे के बाद पोस्टमार्टम होगा, उसके बाद आपको बॉडी मिल जाएगी। आप इसे अपने गांव ले जाएं, अपने हिसाब से अंत्येष्टि करें। अंत्येष्टि के बाद हम एक बार फिर आपसे बात करेंगे। फिर अपने साथ बीनू मिश्रा को गाड़ी में बिठाकर इंस्पेक्टर ले आए, बीनू को उसके घर पे छोड़ा और खुद थाने पर आ गए। उस समय थाने पर उस समय के SP क्राइम श्री सुभाष बघेल जी अपने पूरी टीम के साथ मौजूद थे। घटना बड़ी थी, प्रेस घेरे हुए थी, सारी प्रेस मौके पे थी क्योंकि 7 साल की बच्ची की भी हत्या हुई थी। वहां यह तय किया गया कि एक छोटी सी टीम जब तक कल अंतिम संस्कार नहीं हो जाता, यानी पोस्टमार्टम के बाद बॉडी रिसीव करके ये लोग यहाँ नहीं ले आते और पोस्टमार्टम नहीं हो जाता, तब तक एक छोटी सी टीम क्राइम ब्रांच की कस्बे में छोड़ दी जाए। वो लोगों से बातचीत करके पता करने का प्रयास करें कि आखिरकार क्या वजह है, क्योंकि बिना वजह के इस तरह की हत्याएं नहीं होती हैं। दूसरा ये कहा गया कि एक और टीम बनाई जाए जो अंतिम संस्कार के समय जो भीड़ वहाँ होगी, क्योंकि सारे रिश्तेदार भी होंगे, सारे जानने वाले भी होंगे, कस्बे के लोग भी होंगे, वहाँ भीड़ स्थिर रहती है, बॉडी के जलने का इंतज़ार करती है, आना जाना बहुत नहीं होता है। और स्थिर भीड़ के पास जब कोई काम नहीं होता तो वो इसी तरह की गप में अपना समय व्यतीत करते हैं। और ये गप कभी कभी पुलिस के लिए बहुत जिसको कहते हैं कि बहुत सही साबित होती है, बड़ी फायदेमंद होती है। इसी लिहाज से एक छोटी टीम अंत्येष्टि के स्थान पर भी रखने की बात
तय हो गई। उसके बाद के लिए एक और टीम बना दी गई जिसमें पुराने लोग हों, अच्छे इंटरोगेटर हों, अच्छे इन्वेस्टिगेटर हों, अच्छा कम्युनिकेशन स्किल उनकी अच्छी हो, जो अंत्येष्टि के बाद घर वालों से अच्छी तरह पूछताछ करके इसकी वजह जानने का प्रयास करें। यह तय हुआ कि जब ये तीनों टीमें अपना अपना काम जल्दी जल्दी करके पूरा कर लेंगी, सभी लोग थाने पर आ जाएं और वहां पर हम लोग फीडबैक की एनालिसिस करेंगे। अंत्येष्टि के अगले दिन सबने अपना सारी टीमों ने अपना अपना काम शुरू कर दिया, जो जो काम उनको असाइन किया गया था। अंत्येष्टि के दूसरे दिन तीनों टीमें एक साथ थाने पर इकट्ठा हुई। 1.5-2 घंटे तक चली इस मीटिंग में कोई बहुत मुफीद बात निकल कर नहीं आई। न कोई रंजिश निकल के आई, न कोई आशनाई का प्रकरण निकल कर आया, न कोई जमीनी विवाद निकल कर आया, न कोई प्रोफेशनल राइवलरी निकल कर आई। इसी बीच में एक पुराना हेड कांस्टेबल उमेश नारायण सिंह, जब बात खत्म होने लगी कि भाई कुछ नहीं निकल रहा है, आगे क्या किया जाए, तो उमेश नारायण सिंह ने, वो होगा 55-56 साल का, उसने कहा सारी कवायद के बाद सिर्फ एक छोटी सी बात पता लगी है, लेकिन वो इतनी छोटी है कि वो हत्या का कारण बनेगी, इस पे मुझे संदेह है। लेकिन चूंकि ये बात आई है, हम चाहते हैं कि सब लोग उसको भी जान लें। उसने बताया कि रक्षाबंधन के दिन बीनू अपनी उस दुकान पर हर साल एक फंक्शन करता है, जिसमें कस्बे की लावारिस लड़कियां, कस्बे की बेसहारा लड़कियां, कस्बे की अनाथ लड़कियां, छोटी बच्चियां, वो आती हैं, बीनू को राखी बांधती हैं, बीनू उन्हें मिठाई देता है और कुछ पैसे देता है। इस बार के रक्षाबंधन में जैसे फंक्शन वो करता था, वैसे ही वो फंक्शन उसने किया, और मिठाइयाँ वो कभी बाजार से बनी बनाई नहीं लाता। उसके शोरूम के ठीक सामने एक छोटे हलवाई की दुकान है, उसको वो सामान लाकर दे देता है और मिठाइयाँ वो बनाकर उसकी दुकान में पहुंचा देता है, जो बच्चियों को बांटा जाता है। जो सामान बच जाता है वो वापस लाकर दुकान में रख देता है। रक्षाबंधन के दिन छोटे हलवाई ने यही किया। थोड़ी चीनी और 5-7 किलो देशी घी ये बच गया था, वहां से अपनी दुकान से लाकर उसने इनकी इलेक्ट्रॉनिक्स की इस दुकान में जहां फंक्शन हो रहा था वहां रख दिया। पर्पज़ उसका ये था कि जब शाम को ताला बंद करके आप घर जाने लगिए तो इसे अपने साथ घर लेते जाइए। जब काफ़ी बच्चियां वहां इकट्ठा हो गईं, वो राखी बांध रही थीं और बीनू मिश्रा उनको मिठाई दे रहा था और 10-10 रुपए भी उन्हें दे रहा था। इसी बीच में किसी आदमी ने चीनी के उस छोटे से बर्तन में जो चीनी रखी थी, 2 मुट्ठी चीनी निकाली और जिस प्लेट में बच्चियों को मिठाई दी जा रही थी, प्लेट वो पेपर वाली प्लेट जो होती है कागज वाली, उसमें वो चीनी रखी और हाथ से ही, अंजुरी जिसे कहते हैं, उससे घी निकालकर उसमें डाल लिया और वो खा गया। 1 बार खाया, 2 बार खाया, जब वो तीसरी बार घी निकाल रहा था तो किसी की नजर पड़ गई और जैसे ही लोगों ने हल्ला गुल्ला किया कि ये घी पी रहा है, चोरी से घी पी रहा है, वो आदमी वहां से भाग गया। ये एक बहुत छोटी सी घटना है जो मैं शेयर करना चाहता हूं। वो कौन था ये भी वहां आसपास के लोग नहीं बता पाए, किसने ये हरकत की थी। लेकिन ये घटना भी ऐसी नहीं है कि लोगों ने वहीं पर, जो टीममेट्स थे, उन्होंने इस बात को खारिज कर दिया कि 2 चम्मच घी और 2 मुट्ठी चीनी, इसके लिए कोई 2 लोगों को मार देगा। ये बात समझ में कम आती है। बहरहाल बात उन्होंने कह दी, लोगों ने खारिज कर दी। अब जब घर वालों से पूछताछ करने का नंबर आया,
उसके लिए भी टीम बनाई गई थी। तो उस टीम के सदस्य भी उमेश नारायण, हेड कांस्टेबल उमेश नारायण सिंह थे। वहाँ जो उनके रिश्तेदार इकट्ठा थे उनसे बातचीत, घर वालों से बातचीत के दरमियान उमेश ने बीनू मिश्रा से ये पूछ ही लिया कि बीनू, ये रक्षाबंधन के दिन वहाँ घी पीने या घी चोरी होने का क्या वाकया था, तुम्हारी जानकारी में हो तो बताओ। बीनू ने तपाक से कहा कि अरे हमारी जानकारी में है, हमारा पड़ोसी है, एग्जैक्ट इमीडिएट पड़ोसी है मदन गोपाल शुक्ला, ये उसकी गंदी हरकत थी, मांग लिया होता तो मैं ही दे देता। 2 मुट्ठी चीनी और घी के चक्कर में वहाँ पर हल्ला गुल्ला हो गया और हम लोगों ने जानबूझ के नाम इसलिए नहीं बताया कि हमारा पड़ोसी है, अभी चोर चोर कह के लोग इसे दौड़ा लेंगे। लेकिन साहब वो इतनी छोटी सी बात के लिए 2 लोगों की हत्या कर देगा, ये मेरे दिमाग में कहीं से नहीं घुस रहा है। ये बात बीनू मिश्रा ने बताई। इत्तेफाक से उसकी छोटी बहन भी, शादीशुदा छोटी बहन भी उस समय वहां आई हुई थी अपनी मां के और अपनी बहन की बच्ची के मरने पर। जब ये बात चोरी वाली हो रही थी तो उसने बताया कि साहब मेरी भी बात सुन लीजिए। घटना के कुछ दिन पहले मैं किसी काम से अम्मा के पास आई थी, हम दोनों बैठ के बात कर रहे थे। मम्मी ने यह जिक्र किया कि मैं चावल के कनिस्टर में, चावल के बीच में 2000 रुपए और अपनी पाजेब छिपाकर मैंने रखी थी। मैं उसे ढूंढ रही हूं, वो मिल नहीं रही है, लगता है किसी ने चोरी कर ली है। हमें जिस पे शंका है, अगर चोरी हुई है तो उसी ने की होगी, क्योंकि वही घर पर आता जाता है। बहन ने आगे बताया कि इस चोरी की बात माताजी ने न तो हमारे पिताजी को बताई, न ही भाई बीनू मिश्रा को बताई, क्योंकि वो भी थोड़ा संशय में थी कि पता नहीं इसको मैंने गेहूं के कनिस्टर में डाला है कि दाल के कनिस्टर में डाला है, कहां डाल दिया है, हो सकता है मुझे सही याद न हो, लेकिन वो मिल नहीं रहा है। हमको ऐसा लगता है कि वो चोरी हो गया है। ये बात उसकी बहन ने वहां पूछताछ के समय में बताई। 4 दिन के पूरे प्रयास में सिर्फ यही एक छोटी बात ऐसी निकल कर आई जो ऐसा लगता है कि किसी मनमुटाव का कारण हो सकती है। बीनू मिश्रा ने यह भी बताया कि इसी बच्ची ने, साधना ने ही उसको देखा था घी निकालते हुए। चीनी निकालने का उसने नहीं देखा, लेकिन घी निकालते हुए, हाथ से ही घी निकालते हुए देखा, इसीलिए उसको शक भी हुआ। इसीलिए उसने रामू या राजू को आवाज देकर बताया कि ये देखिए घी चोरी कर रहे हैं। जब तक वो दोनों अपना काम छोड़ के आते चिल्लाते, ये वहां से भाग गया था। अगले दिन मैंने इसको बुलवा के बहुत डांटा था, मदन गोपाल शुक्ला को। मैं जल्दी में था, मैं डांट के चला गया था। मेरी मां ने भी इसको बहुत डांटा था कि ऐसी गंदी हरकत करने की तुम्हें जरूरत नहीं थी। बातचीत के बाद हेड कांस्टेबल उमेश नारायण मिश्रा पड़ोसी मदन गोपाल शुक्ला के यहां ऐसे ही ताक झांक करने गए। देखा मदन गोपाल शुक्ला अपने घर में मौजूद था। उससे कहा कि तुम थाने चलो। वो रजिस्ट करने लगा कि मुझे ये काम है, मैं क्यों चलूं, मुझसे क्या मतलब। जब उसने रेजिस्टेंस ज़्यादा दिखाया तो जितने पुलिस वाले वहां पूछताछ की उस टीम में इन्वॉल्व थे, सभी उसको पकड़कर थाने पर ले आए। शुरुआती पूछताछ में वो इधर उधर की बातें करता रहा, लेकिन थोड़ी देर बाद उसने ये बता दिया कि साहब वो चावल के कनस्टर में 2000 रुपए और पाजेब ये मैंने चोरी किए थे। जैसे ही पुलिस को ये बात पता लगी, क्योंकि उमेश नारायण सिंह जब पूछताछ कर रहे थे तो पूरी टीम मौजूद थी। जब मृतका की बेटी ने यह बताया था कि अम्मा का ये सामान चोरी हुआ था, पुलिस का माथा ठनका कि चोरी तो इसने की थी। पुलिस फिर अपने पर आ गई। विशिष्ट श्रेणी की पूछताछ शुरू हुई।
बहुत ज़्यादा रेजिस्ट नहीं कर पाए मदन गोपाल शुक्ला। फिर तोते की तरह पूरी बात उन्होंने बता दी। वो बताने लगा कि साहब, रक्षाबंधन वाले दिन मैं भी, चूंकि हर साल भीड़ होती है, मैं भी दुकान पर खड़ा था। मैं देख रहा था कि मिठाई रामू, जो उनका जो काम करने वाला है उस शोरूम में, रामू मिठाई लाकर और बीनू मिश्रा को देता था, और बीनू मिश्रा उसमें 10 रुपए ऊपर रखकर उस बच्ची को जिससे वो राखी बंधवाते थे उसको दे दिया करते थे। मैं थोड़ी देर बाद रामू के पास पहुंचा। मैंने कहा, मिठाई बहुत अच्छी महक रही है, इसमें से थोड़ी हमें भी दे दो खाने के लिए। रामू ने कहा, मैं तो नहीं दे सकता, तुम चाहो तो भैया से पूछ लो। वैसे भी ये बच्चियों के लिए बनी है, तुम देख रहे हो, किसी और को नहीं दी जा रही है। अगर बच्चियों को देने से बच जाएगी तो मैं खुद ही बीनू भैया से कह के तुम्हें मिठाई दिला दूंगा। मदन गोपाल ने कहा कि मैं बड़ा मायूस हुआ। तभी मेरी निगाह आधी बोरी चीनी और एक बर्तन में घी पर पड़ गई। एक वो पेपर की जो प्लेट होती है, कागज की प्लेट, वो लेकर मैं किनारे की तरफ गया, क्योंकि वहां कोई भीड़ भाड़ नहीं थी। पहले मैंने उसमें 2 मुट्ठी चीनी डाली। फिर मैंने कोशिश की कि कोई चम्मच मिल जाए जिससे मैं घी निकाल सकूं। आसपास ढूंढने पर जब कुछ नहीं मिला तो मैंने हाथ डालकर अंजुली से ही घी निकालकर उस चीनी में मिला लिया। और वो चूंकि बहुत ज्यादा लिक्विड हो गया था तो उसे मैं पी गया। ज्यादा उसमें मैं इसलिए नहीं रख पा रहा था क्योंकि वो पेपर प्लेट होने की वजह से जगह जगह से नीचे गिरने लगता था। ऐसा ही मैंने दोबारा किया, घी और थोड़ी सी चीनी मिलाकर फिर उसको पी गया। जब मैं तीसरी बार निकाल रहा था तभी साधना की निगाह पड़ी और रामू और राजू दोनों मेरी तरफ झपटे और मैं वहां से भाग खड़ा हुआ। मैं बीनू के यहां बहुत आता जाता था, उनकी माताजी के पैर भी छूता था और छोटा मोटा काम वो जो बताती थी मैं खुद कर देता था। एक दिन गंगा देवी यानी वो मृतका यानी माताजी की बातचीत से मुझे अंदाजा लगा, किसी को पैसे देने की बात हो रही थी, कि इन्होंने अनाज की किसी कनस्टर में पैसा छिपा कर रखा है, लेकिन ये क्लियर नहीं हुआ किस कनस्टर में। कभी कभी मैं भीतर चाय बनाने के लिए भी जाता था, कभी कभी कोई सामान वो मंगाती थी तब भी जाता था। एक दिन मौका पाके मैंने सारे कनस्टर खंगाले, जिसमें आटे का, दाल का, चावल का, गेहूं का, ये सारे कनस्टर मैंने हाथ डाल के खंगाले और मुझे 2000 रुपए और वो पाजेब चावल वाले कनस्टर में मिल गई। इसी बीच एक दिन इनकी वो छोटी वाली बेटी आ गई। गंगा देवी ने ये बात किसी से शेयर नहीं की थी। गंगा देवी ने ये बात सिर्फ उस छोटी बेटी को बताई कि पता नहीं कहाँ रख दिया है, 2000 रुपए और पाजेब रखा तो मैंने चावल के कनस्तर में ही था, लेकिन इस बात को मैं सिर्फ जानती हूं, कैसे वो गायब हो गया मुझे समझ में नहीं आ रहा है। और मुझे जिस पे शंका हो रही है मैं उससे पूछूंगी, लेकिन पहले मैं खुद मुतमईन हो जाऊं। इस पर बेटी ने कहा कि आप परेशान मत होइए, मैं अपने तांत्रिक बाबा से नींबू और अंडा कटवा दूंगी, जो भी चोरी करके ले गया होगा वो बर्बाद हो जाएगा और उसको जब एहसास होगा तो वो आपका पैसा और पाजेब वापस कराएगा। मदन गोपाल शुक्ला बताते हैं कि जब ये बात उनकी बेटी गंगा देवी से कह रही थी तो मेरा छोटा बेटा, जिसकी उम्र 8-10 साल होगी, वो उनके घर में बैठकर टीवी देख रहा था। उसने इस तरह की बात पहली बार सुनी थी। जब वो वापस आया तो उसने मुझे बताया कि उनके घर में कोई चीज चोरी हो गई है और दीदी ये बता रही थी कि वो नींबू कटवा दूंगी या
अंडा कटवा देंगी तो वो आदमी बर्बाद हो जाएगा और अपने आप वो पैसा और पाजेब वापस कर देगा। मदन गोपाल कहता है कि उसकी बात सुन के मेरे सिहरन दौड़ गई। मैंने उसको चुप करा दिया ये कह के कि तुम्हारे सुनने में कोई भूल हुई होगी, ऐसा कैसे हो सकता है। लेकिन मैं बहुत अंधविश्वासी था, मुझे इन सब बातों पे बहुत विश्वास था। मैं खुद भी मुल्ला, मौलवी, बाबा, तांत्रिक के यहाँ अपनी तमाम समस्याएं लेकर जाया करता था। मैं डर गया कि मेरी चोरी भी पकड़ी जाएगी और मैं बर्बाद भी हो जाऊंगा। उसी समय से मैं ये इस बात का वेट कर रहा था कि कब इनकी लड़की अपने ससुराल जाए और कब मैं इन दोनों को मार दूं, वरना अगर बात खुली तो मैं बर्बाद हो जाऊंगा। घटना वाले दिन बांके को एक अंगोछे में बांधकर चुपचाप ये उनके घर जाकर बैठ गया, बातचीत करता रहा। दुकान बंद करके बीनू और उनके पिताजी के आने में विलंब होने लगा। वो दोनों अपनी अपनी खटिया पर बैठ गईं, यही कहती रहीं कि आज बहुत देर कर दी। मैंने अपना वो अंगोछा उठाया जिसमें वो बांका था और सबसे पहले गंगा देवी के पीछे से गर्दन पर पूरा दम लगा के एक वार किया। जब तक साधना यानी वो बच्ची इस बात को समझ पाती, मैंने उसकी भी गर्दन पर एक ही वार किया, पूरा दम लगाकर। दोनों वहीं खटिया पर लुढ़क गईं। मैंने बांके को अंगोछे में फिर बांधा और वहां से अपने घर आ गया। और जो घर की नाली होती है, घर के भीतर आंगन से जहां लोग बर्तन वर्तन साफ करते हैं या नहाते हैं, बाहर को जाती है, उसको नर्दा कहते हैं। उसने कहा कि उस बांके और अंगोछे को मैंने नर्दे के भीतर गाड़ दिया। पुलिस ने आला कत्ल बांका और खून आलूद अंगोछा दोनों उससे बरामद कर लिया और मदन गोपाल शुक्ला को जेल भेज दिया। आज की घटना। आज की घटना में अंधविश्वास और टोना टुटका मानने वाले एक व्यक्ति ने खुद की चोरी पकड़े जाने और बर्बाद हो जाने के डर से दो निरीह निरपराध, एक लड़की और एक बुजुर्ग, उनकी हत्या कर दी। जो भी इन बाबा, मुल्ला, मौलवी और तांत्रिक के चक्कर में पड़ा, वो इसी तरह की उसकी मानसिकता हो जाती है। मैं कई बार अपने कई एपिसोड में बता चुका हूं कि चौराहे पर एक डलिया में लाल रंग का फूल, एक कटा हुआ नींबू, उस पर थोड़ा सिंदूर, एक मिट्टी की हांडी बहुत छोटी सी जिसमें पानी, वो आपको आते जाते दिख जाएंगे। ये आज भी प्रिविलेंट है। मैं आज की बात बता रहा हूं। ये 100 साल या 200 साल से चल रहा है और आज भी प्रिविलेंट है। अगर कोई 40 या 50 की स्पीड में वो गाड़ी लेकर जा रहा है और उसकी निगाह उस डलिया, फूल या नींबू पे पड़ जाएगी, तो वो इमरजेंसी ब्रेक लगा के रोकेगा कि हम इसको क्रॉस न करें। इसके बारे में बहुत सी मान्यताएं हैं और आप इसको गूगल में देख सकते हैं। 2 मान्यताएं मैं बता दूं जो अपने कैरियर के दौरान लोगों से सुनने को मुझे मिली। एक कि घर में अगर कोई बहुत बीमार है और बीमारी किसी तरह ठीक नहीं हो रही है, तो नींबू में पिन से चुभो के उस नींबू को बीमार व्यक्ति के सिर के चारों तरफ 7 बार नांगते कहते हैं उसको, रात में ठीक 12 बजे उसे चौराहे की किसी जगह चोरी से रखा जाए ताकि देखे ना। और उसकी ये मान्यता है कि जो भी पहला व्यक्ति उसको लांघेगा, उसको क्रॉस करेगा, ये सारी बीमारी उस पर चली जाएगी। दूसरा, अगर आपके व्यापार में आपको बहुत नुकसान हो रहा है किसी की वजह से, तो उस वजह को रोकने के लिए या उस वजह को परेशान करने के लिए
आप नींबू या अंडा, अंडा कम इस्तेमाल किया जाता है, नींबू ज़्यादातर इस्तेमाल किया जाता है, उसको काट कर इसी तरह किसी चौराहे पर या ऐसी जगह जहां से लोग आते जाते ज़्यादा हों वहां पर रख दीजिए। इसके लिए जो फर्जी मुल्ला, बाबा, तांत्रिक, ओझा, सोखा, टोना टोटका वाले इसके लिए एक मंत्र भी पढ़ते हैं। जब वो उसको महिला को, ज़्यादातर महिलाओं से ये रखवाया जाता है, इसको काला जादू वो कहते हैं कि जब वो काला जादू करके किसी की तबीयत ठीक होने के लिए, किसी के प्रेम प्रसंग में कोई बाधा है उसको ठीक करने के लिए, किसी के व्यापार में नुकसान हो रहा है उसको ठीक करने के लिए, किसी की नौकरी नहीं लग रही है उसकी नौकरी लगवाने के लिए, वहां पर ये तैयार करके उसका एक मंत्र पढ़ते हैं। आप गूगल पे देखिएगा जरूर, आपका जानना जरूरी है। किस्सा कोई परिवार के हर सदस्य को इस तरह की नॉलेज होनी चाहिए। मैं आपको उसकी शुरू की 2-3 लाइनें बताता हूं, बाकी आप पढ़ लीजिएगा। वो रटा रटाया बोलते हैं, बहुत ही विभत्स तरीके से बोलते हैं। कहते हैं, काला कलुआ 64 तीरे, ताल भगाई तोरी मोरे। इसका क्या मतलब है मुझे नहीं पता, लेकिन आज मैं यहां किसी की भावना को ठेस पहुंचाने के लिए ये बात नहीं बता रहा, क्योंकि पिछले 3-4 एपिसोड में जिनमें तंत्र मंत्र से संबंधित क्राइम के बारे में मैंने आपको बताया, उसमें कमेंट्स में लोगों ने बताया कि साहब आप भले न मानते हो लेकिन ये होता है। इसीलिए मैं कह सकता हूं कि हमारे किस्सा गोई परिवार में बहुत से ऐसे लोग हैं जो इस तंत्र मंत्र, टोना टोटका या किसी दैवीय चीज इसको मानने के लिए, दैवी क्या, उनका कहने का मतलब है कि ये जो लोग करते हैं ये दैवी है, तो मैं उनकी भावना को ठेस कतई नहीं पहुंचा, मेरा कोई उद्देश्य भी नहीं। मैं अपने 34 साल के कैरियर में, इतने लंबे एक्सपीरियंस में, ये आपको दावे के साथ ठोंक बजा कर कह सकता हूं कि आपकी मानसिक स्थिति है, ये सब चीजें जो है वो सिर्फ आपकी मानसिक स्थिति है, और आपकी मानसिक स्थिति का फायदा यही बाबा, तांत्रिक, मौलवी, मुल्ला, ओझा, सोखा, ये आपकी उस मानसिक स्थिति का नाजायज फायदा उठाते हैं। वास्तविकता में ये कुछ नहीं है। कुछ नहीं है का मतलब बिल्कुल नहीं है, कतई नहीं है। न तो ऐसा कुछ है, ना ही इस जादू, टोने टोटके, जो भी आप कह सकते हैं इसे, काला जादू, वशीकरण, इससे न तो किसी को कभी कोई फायदा हुआ है, न कभी किसी का इन सब चीजों से कोई नुकसान हुआ है। ये मैं ताल ठोक के कह सकता हूं। किसी ने कहा साहब फलाने के ऊपर फला ने काला जादू कर दिया, देखिएगा बहुत जल्दी मर जाएगा, सब झूठ बात है, गलत है। अगर आप उसी मानसिक स्थिति में जाके फंस जाएंगे तो आपको ये लोग एक्सप्लॉइट करेंगे। बहुत से ऐसे क्राइम की इंसिडेंट्स मैंने आपको बताए हैं। आशा है आप मेरी इस बात से सहमत होंगे। आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।